नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम नागरिकता का अध्ययन करेंगे। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। ये नागरिकता किसी राष्ट्र के लिए अति आवश्यक घटक होता है। तो मित्रों, नागरिकता देखा जाए तो भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता प्रणाली अपनाई गई है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता प्रणाली है, अर्थात चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो या तमिलनाडु रहते हो या बिहार में रहते हो, आप केवल भारतीय नागरिक होते हैं। इस तरह से ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता अपनाई गई है। इसके विपरीत यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। कैसे? जैसे यूएसए 50 राज्य है तो आप यूएसए संघ के भी नागरिक हैं, दूसरी ओर कैलिफोर्निया, अलास्का या टेक्सास के भी नागरिक हैं। इस तरह से यूएसए में दोहरी नागरिकता अपनाई गई है, जबकि भारत में देखा जाए तो केवल भारतीय एकल नागरिकता अपनाई गई है। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में यहां भी दोहरी नागरिकता अपनाई गई है। इस तरह से यूएसए और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता अपनाई गई है, जबकि भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता अपनाई गई है। और इस नागरिकता का व्यापक प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। नागरिक देखा जाए, नागरिक किसी राज्य की जनसंख्या में महत्वपूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक को जो एक सिटीजन होता है, जैसे आप भारत के नागरिक हैं, तो नागरिक होने के कारण आपको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। एक देश में नागरिक रह सकते हैं और विदेशी भी रह सकते हैं। विदेशी काम के उद्देश्य से आ सकते हैं। इस तरह से सिविल और राजनीतिक अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त होते हैं। जो विदेशी होते हैं, अलायंस होते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से नागरिक को राज्य की जनसंख्या में सिविल और पॉलिटिकल राइट प्राप्त होते हैं। जैसे आप भारत के नागरिक हैं तो आपको पॉलिटिकल राइट प्राप्त है। जैसे आप मतदान करेंगे, आपको मतदान करने का अधिकार होता है। किसी राजनीतिक पद पर निर्वाचित करने का अधिकार होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधानसभा के सदस्य या पंचायतों के सदस्य। इस तरह से नागरिक को पॉलिटिकल राइट दिया जाता है, जब विदेशी को पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता है। इस तरह से विदेशी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह से मित्रों देखा जाए तो एक नागरिक में मतदान करने और किसी पद पर निर्वाचित होने का अधिकार होता है। कोई भी नागरिक होता है, उसको पॉलिटिकल राइट होते हैं, अर्थात वह वोट करता है और किसी पद पर इलेक्टेड हो सकता है। नागरिक में राष्ट्र के प्रति स्थायी निष्ठा भावना होती है। एक नागरिक होता है, उसमें राष्ट्र के प्रति स्थायी भावना होती है। जैसे आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपके अंदर भारतीय होने का गौरव महसूस होता है, लेकिन यह अधिकार विदेशी व्यक्ति को नहीं होता। विदेशी व्यक्ति को स्थायी निष्ठा भावना क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां का वो मूल निवासी नहीं है, वहां का स्थायी निवासी नहीं है, नागरिक नहीं है, राजनीतिक शासन प्रणाली में भाग नहीं लेता है। इस तरह से एक नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। अगर मूल अधिकारों को देखा जाए तो कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 है, ऐसे आर्टिकल 16 है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की क्षमता ये भारतीयों को दी जाती है। इसी तरह से अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं ये भी भारतीयों को प्रदान की जाती हैं। इस तरह से नागरिक को विशेष राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, हम आद में और अंत में भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हम आद में और अंत में भारतीय हैं, अर्थात हम में अनेक प्रकार की विविधता है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर, लेकिन फिर भी हम आद में और अंत में, प्रथमतः और अंततः भारतीय होने का गौरव महसूस करते हैं। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर अपने एक कोटेशन में कहते हैं, मैं आद में और अंत में भारतीय हूं, अर्थात हम आद में और अंत में भारतीय हैं। इस तरह से संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से जुड़ा है। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसी तिथि को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मत किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तब नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद 5 से 9 को उसी दिन लागू कर दिया गया था। अर्थात संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इस पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें भी भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 9 उसी तिथि को लागू कर दिया गया। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता नागरिकता के प्रति कितने सजग थे। अर्थात संविधान के अन्य अंग, अन्य भाग लागू नहीं हुए, लेकिन नागरिकता से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 5 से 9 उसी दिन लागू कर दिए गए थे। इस तरह से संविधान निर्माताओं की नजर में नागरिकता सबसे महत्वपूर्ण घटकों में शामिल थी। इस तरह संविधान निर्माताओं ने नागरिकता को उच्च प्राथमिकता दी। उच्च प्राथमिकता क्यों दी? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और गिव किया गया, लेकिन उसी तरह ही आर्टिकल 5 से 9 लागू कर दिए गए थे। अनुच्छेद 11 में उपबंध किया गया है कि संसद नागरिकता को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है। इस तरह से नागरिकता पर कानून कौन बनाएगी? संसद। नागरिकता पर संसद कानून बना सकती है, इसे रेगुलेट करने के लिए अधिनियम पारित कर सकती है। और आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। इस तरह से आर्टिकल 11 के संबंध में संसद को नागरिकता को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तब संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस तरह से 1955 में नागरिकता कानून बनाया जाता है। इसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का उपबंध किया गया है। अर्थात नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, इसका व्यापक प्रावधान इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया गया है। और इस सिटीजनशिप एक्ट में अनेक बार संशोधन भी किया गया है। अब देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस नागरिकता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको हमें देखना है। तो भारत की संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। इसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, इसका उपबंध है। कैसे उपबंध है? जन्म द्वारा नागरिकता। आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं? जन्म द्वारा। आप अधिकांश भारतीय जन्म द्वारा ही भारत के नागरिक माने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, और संविधान कब इंप्लीमेंट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इंप्लीमेंट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, वह भारत का नागरिक होगा। वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें विदेशियों के बच्चे और भारतीय राजनयिकों के बच्चे अपवाद हैं। अधिकांश भारतीय जन्म से ही नागरिक होते हैं। ठीक है मित्रों, तो जन्म से अधिकांश भारतीय नागरिक होते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। उसी समय भारत के नागरिक मान लिया गया। इसमें भारतीय व्यक्ति जन्म से नागरिक होता है, लेकिन विदेशी हैं, जैसे विदेशी मूल के व्यक्ति भारत में यात्रा के लिए आए या रोजगार के उद्देश्य से आए, तो विदेशियों के बच्चों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये अपवाद कर दिया गया है। दूसरा फैक्ट क्या है इसमें? वंश परंपरा से नागरिकता। भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के बाहर जन्म लेने वाला कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को जन्मता है या उसके बाद जन्म लेता है, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। कैसे? उसके लिए कंडीशन बनाई गई है, यदि उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता या पिता, कोई बच्चा जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 के पश्चात, तो उसे भारत का नागरिक मान लेंगे। कैसे? यदि उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। मम्मी या पापा भारत के नागरिक हो तो बच्चा ही भारतीय नागरिक माना जाता है। जैसे भारत के व्यक्ति विदेश में रोजगार के उद्देश्य से जाते हैं, तो वहां उनका बच्चा जन्म लेता है तो भारत का नागरिक ही माना जाएगा।
भले ही उसका जन्म चाहे दुबई में हुआ हो या अमेरिका ब्रिटेन में हुआ हो, फिर भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि उसके माता अथवा पिता या दोनों भारत के नागरिक हैं। नेक्स्ट है तीसरा, देशीकरण द्वारा नागरिकता। अब देशीकरण द्वारा भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। भारत सरकार देशीकरण का प्रमाण पत्र देकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार से आप क्या प्राप्त कर लें? देशीकरण का प्रमाण पत्र। यदि यह शर्त निर्धारित जो शर्तें दी गई हैं उसका पालन करते हो, जैसे अच्छे चरित्र का निर्माण। यदि व्यक्ति भारत में रह रहा है, उसका चरित्र अच्छा है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान है, उसे संविधान और राज्य व्यवस्था में पूरा विश्वास रखता है, तो देशीकरण द्वारा वह भारत का नागरिक बन सकता है। एक है पंजीकरण द्वारा, तो रजिस्ट्रेशन से भी हम भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होता है। अधिकारी होते हैं, उनके समक्ष हमें आवेदन करना होता है कि हम विदेश से आए और भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। इस तरह से देशीकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसी तरह से जन्म से और वंश परंपरा से भी भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। अब पांचवा पॉइंट है भूमि विस्तार से नागरिकता। यदि कोई नया क्षेत्र जैसे सिक्किम है, वो एक भारत में पहले शामिल ही नहीं था और भारत की संघ में बाद में शामिल हुआ, तो उसके नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि भूमि विस्तार से वह क्षेत्र भारत में शामिल किया गया है। जैसे किसी भूभाग को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो वहां के नागरिक स्वतः भारतीय नागरिक माने जाएंगे। कोई नया भूभाग है जो भारत के क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। जैसे 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। 1975 में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना था। इसके लिए हमने 36 अमेंडमेंट किया था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम भारत का अंग बना था, तो वहां के व्यक्ति भारतीय नागरिक बने थे। 2015 में बांग्लादेश से सीमा समझौता हुआ। इसी तरह से 2015 में बांग्लादेश से भी सीमा समझौता हुआ था। वहां के व्यक्ति भारत के नागरिक बने क्योंकि वहां से कुछ कॉलोनी बांग्लादेश को दे दी गई और कुछ भारत को आपस में ले ली गई। इस तरह से आपस में समझौता किया गया था। इस अधिनियम में 1986, 1992, 2003 और 2019 में संशोधन किया गया है। इस तरह से भूमि विस्तार से व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे सिक्किम भारत में शामिल हुआ और बांग्लादेश से भूमि समझौता हुआ। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अनेक बार संशोधन हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं 1986, 92, 2003 और 2019 में अंतिम बार संशोधन हुआ था जब सीएए विवाद उत्पन्न हुआ था। ये यही वाला था। अब यूआईडी आधार कार्ड देखा जाए तो मित्रों प्रत्येक भारतीय को यूआईडी आधार कार्ड प्रदान किया जाता है। ये क्या है? यूआईडी आधार कार्ड एक विशेष पहचान पत्र होता है। ये सामान्यतः भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। ये भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। ये भी एक नागरिकता के लिए सामान्य मानक है। अब देखा जाए ओसीआई समुद्र पारी भारतीय नागरिकता क्या होता है? भारतीय मूल के लोग विदेश में बस गए और समय समय भारत की यात्रा पर आते हैं तो उनके लिए ओसीआई कार्ड प्रदान किया जाता है। यह भारतीय मूल के लोगों से संबंधित है और भारत में प्रवेश के लिए इनको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे विदेश में भारतीय व्यक्ति स्थायी निवासी बन गए और भारत की यात्रा पर आते हैं तो उनके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इसके लिए कुछ क्षेत्र या देश निर्धारित कर दिए गए हैं। अब एक एनआरसी है। एनआरसी ये 2019 में काफी विवाद का विषय था। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक पंजिका। एनआरसी देखा जाए यह रजिस्टर वैध भारतीयों की नागरिकता से संबंधित है, अर्थात कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है उनके लिए एक एनआरसी रजिस्टर बनाया गया। यह वैध भारतीय नागरिकों से संबंधित है। एनआरसी से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है। एनआरसी से पता चलता है मित्रों कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है।
क्योंकि जो भारतीय नागरिक हैं उनका इस पंजिका में नाम अंकित रहता है। जो एनआरसी शामिल नहीं है वह भारत में रह रहे हैं उनको अवैध माना जाता है। एनआरसी शामिल नहीं है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन शामिल नहीं है और भारत में रह रहे हैं, इस तरह से वो भारत के नागरिक नहीं है। इस तरह से मित्रों आज हमने नागरिकता से जुड़े प्रावधान पढ़े। ये भारत के संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 में व्यापक प्रावधान करता है। इस तरह से भारत में देखा जाए तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है मित्रों, भारत में एकल नागरिकता है और यूएसए में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर महोदय कहते हैं हम आदि में और अंत में भारतीय हैं, आई एम इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। इस तरह से मित्रों नागरिकता से जुड़े हमने क्वेश्चन पढ़े। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।